Hello students, welcomes you on my YouTube channel Physics by Kamal sir. Now students, in the previous lecture we discussed about the electric current, or in this video we will discuss about Ohm's law. It is the relation between the electric current and potential. So our topic is Ohm's law. तो डियर स्टूडेंट, नॉर्मली हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो ओम्स लॉ है ये एक इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल लॉ है जो बहुत सारे सिंपल सर्किट्स के अंदर यूज होगा. साइंटिस्ट था हमारे पास जॉर्ज साइमन ओम, जिसने क्या फाइंड आउट किया कि एक रिलेशन, इसने शो किया कि इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट. इसने एक रिलेशन शो किया किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में इसने एक रिलेशन शो किया. कैसे डिफाइन किया इसने? इन केस ऑफ ए कंडक्टर, यू नो दैट इन केस ऑफ कंडक्टर देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. सो मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. At the end of the conductor we apply the electric potential. This conductor is connected with a battery having the potential difference is V. When switch is on, the current is flowing in the circuit. कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. कि ये जो एंड है ये होगा हमारे पास पॉजिटिव और ये एंड क्या होगा हमारे पास नेगेटिव. तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव. इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो इस डायरेक्शंस में क्या होता है हमारे पास, करंट मोशन करेगा. तो ये जो डायरेक्शंस हम शो कर रहे हैं दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या फाइंड आउट किया, इसने देखा कि जब हम कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए गिवन टेम्परेचर. और गिवन टेम्परेचर जो होता है हमारे पास वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिसको हम यहाँ पे राइट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है ये कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर और एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें डेफिनेशन के अंदर राइट करना होता है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा. तो मैथमेटिकल क्या राइट किया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक कांस्टेंट जिसको हम आगे चल के इस प्रकार से लिख सकते हैं, V बाई I इज इक्वल टू R. ठीक है, या हम इसको इस प्रकार से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास R. एंड हियर R इज नोन एज रेजिस्टेंस. ठीक है, R क्या कहलाता है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस कहलाता है. इसका फंक्शन भी अब आगे चल के पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होगा हमारे पास. तो बहुत सारे ग्राफ यहाँ पे आते हैं या फिर हम यहाँ पे पहले यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट क्या होगी हमारे पास, यूनिट ऑफ R मीन्स रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी हमारे पास, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से ही उसने रखा. और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर. V बाई आई से वोल्ट पर एम्पियर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हमारे पास है, ग्राफिकल, ठीक है, ध्यान से देखें.
V बाई आई, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन V और I के बीच में। V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है। अगर हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो करंट आल्सो चेंज, तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास बनता है इन केस ऑफ कंडक्टर ओनली, ये किसके केस में बनेगा? कंडक्टर के केस में ऐसा ग्राफ होता है। कंडक्टर के केस में ओम्स लॉ ओबे करता है। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर द ग्राफ इज डिफरेंट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। इन सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ डज नॉट ओबे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है इसके अंदर कि जो ग्राफ है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले लें और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये V की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे I हमारे पास है। अगर मैं इसको लिखूं A B, तो OAB क्या बना हमारे पास? ट्रायंगल OAB, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल फॉर्मेशन अगर हम कर ले AOB ट्रायंगल, तो इसमें AB क्या है? AB है परपेंडिकुलर, और OB इसमें क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट थीटा। यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? V को। बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। तो V बाई आई क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। तो जो स्लोप ऑफ द कर्व है, स्लोप ऑफ द कर्व इज गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ कर्व gives the value of resistance of a conductor। एक कंडक्टर की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है स्लोप। इन दैट केस अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस लेते हैं तो उसको हम इजीली बता सकते हैं कि जिसके केस में स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। अगर कोई दो पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लें, पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो आप देख सकते हो इन पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए क्या चीज़ होगी हमारे पास। तो जो ए लाइन और बी लाइन है, तो ए और बी के लिए क्या होगा हमारे पास? V बाई आई जो होगा, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू RA मिली, और सेकेंड हमारे पास V बाई आई जो वैल्यू है हमारे पास RB की वैल्यू गिवन करती है। तो इस केस में जो स्लोप है इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और इसके केस में स्लोप की वैल्यू क्या हमारे पास है? कम है। इफ स्लोप ऑफ द इक्वेशन, इफ स्लोप ऑफ ए इक्वेशन इज हाई, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो हाई। ठीक है, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी डियर स्टूडेंट? हाई होगी। तो ये पार्ट हमारे पास आता है ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, क्या रिलेशन बताता है? एक रिलेशन बताता है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का काम ऐसा काम है जैसा रोड के ऊपर जैसे ब्रेकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे रोड के ऊपर जो बीच में ब्रेकर बनता है, तो रोड के बीच में ब्रेकर का काम क्या है? जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी स्पीड को कम कर देता है। ऐसा ही केस हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस का भी ऐसा ही केस होता है। अगर किसी सर्किट के अंदर अगर हम कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वो क्या काम करता है? टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लोइंग ऑफ करंट। वो जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो रेजिस्टेंस के लिए सिंबल हमने क्या यूज किया? रेजिस्टेंस, इसके R से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट क्या हो गया हमारे पास? ओम। और ऐसा एक सिंबल इसके लिए बनाया जाता है, इस प्रकार से सिंबल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को? तो उसके लिए इसी प्रकार से होगा, और एक बीच में एरो बनी हुई होती है। ठीक है, इस एरो को हम रिहोस्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? रिहोस्टेट। नाउ जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग थिंग्स। ऑन विच थिंग्स इज डिपेंड? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर
is depends upon following factor। तो फैक्टर कौन कौन से हमारे पास है? सबसे पहला फैक्टर जो होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सेकंड हुआ हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। और थर्ड फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, जिससे आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसको मैथमेटिकल किस प्रकार से हम लिखेंगे वो चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ओम्स लॉ है ये नॉर्मली हम 10th क्लास के अंदर ऐसे पार्ट्स के अंदर हम करते हैं। वैसे नॉर्मली हम 10th क्लास के अंदर इसको सीखते हैं, तो 10th क्लास वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको 10th क्लास में करते हैं। तो मैथमेटिकल, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, एरिया इज A, टेम्परेचर T, नेचर ऑफ द मटेरियल डिफरेंट वे। तो दो थिंग्स हमारे पास यहाँ पे आती है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ के केस में क्या होगा हमारे पास, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये दो चीजें हमारे पास होती है। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, उससे हम इस रिलेशन को डिराइव करते हैं। यहाँ पर तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि दो ही कंडक्टर, जो कंडक्टर हमारे पास है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के बेसिस के ऊपर ही हम इसको ऐसे राइट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट R is directly proportional to L और R is inversely proportional to A, तो it is written as R inversely proportional to L by A। Proportionality, इस चीज का ध्यान रखें थोड़ा सा मिलाने की। Then proportionality constant symbol is rho, rho। यहाँ पे rho का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी है वो ओनली ऑन मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L बाई A के इक्वल। ऐसी पार्ट्स के अंदर अगर हम आगे चलते हैं, इसी पार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ओम्स लॉ के अंदर किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हमने लिखे, V इज इक्वल टू IR, दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऐसे। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास रेजिस्टेंस के आ जाते हैं जो हम आगे चल के भी कैलकुलेट करेंगे। Now the next part is we discuss in resistivity। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम रेजिस्टिविटी लिखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंबल क्या लिखा हमने, रो, RH। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू रो L बाई A। देन यहां पे इसको डिफाइन करेंगे, इफ L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, देन R इज इक्वल टू रो। ओके, क्या हमारे पास है, अगर लेंथ किसी की भी कंडक्टर की यूनिट हो, एरिया भी कितना हो, यूनिट एरिया हो, तो R इज इक्वल टू रो, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कितना है, यूनिट 1 के इक्वल है। ओके,
अब इसकी SI यूनिट क्या होंगी? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट सिंबल यहीं से इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। जैसे R इज इक्वल टू रो L बाई A है, तो हम इसको देखो क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई में L। ठीक है, रेजिस्टेंस इज ओम, एरिया इन मीटर स्क्वायर, लेंथ इन मीटर, कैंसिल्ड आउट करेंगे तो कितना होगा? ओम मीटर। ठीक है, सिंबल लिख सकते हैं ऐसा, सिंबल और मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गया हमारे पास? ओम मीटर। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर is depends upon the nature of material के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। सेकंड, रेजिस्टिविटी of a conductor is depends upon the temperature of the conductor। जो भी मटेरियल है उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, रेजिस्टिविटी उसी के केस में चेंज होती रहेगी। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? It does not depend upon length and area। लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये रेजिस्टिविटी का पार्ट हमारे पास है। डियर स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा ओम्स लॉ हमारे पास क्या है। ओम्स लॉ से हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रकार का ब्रेकर का काम करता है कि जिस प्रकार से व्हीकल्स की स्पीड को कम कर देता है ब्रेकर, उसी प्रकार से रेजिस्टेंस जो है वो भी करंट की स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना बड़ा ब्रेकर होता है, उतनी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उतना ही रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? करंट फ्लोइंग क्या होगा? कम हो जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आपने देखा होगा कि V इज इक्वल टू क्या था? IR। V बाई I इज इक्वल टू R। इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट हो, तो इन दैट कंडीशन करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जो करंट होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये पार्ट हमारे पास था ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं और कौन से फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।